प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, उसको क्या बोलेंगे? हम लैंग्वेज का सिंटैक्स बोलेंगे। तो एक बार देखिए, यहाँ हमने नोट्स में आपको एग्जांपल चलाकर भी दिखाया है। क्या चलाकर दिखाया है? अभी आपने देखा होगा जब हम अलर्ट चला रहे थे, अलर्ट कैसे चला रहे थे? वापस जाते हैं ब्राउजर में, मान लीजिए हम आ जाते हैं किसी भी पेज पर, हम इंस्पेक्ट तो कहीं भी खोल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ सर्च के टाइम पर ही हमने दोबारा से इंस्पेक्ट खोल लिया, कंसोल में आए, फिर से लिखा एक अलर्ट। अलर्ट क्या लिखा? सिंटैक्स क्या बला है, ठीक है। सिंटेक्स क्या बला है लिखा, एंटर दबाया, देखिए क्या लिखा आ गया यहाँ पर, सिंटेक्स क्या बला है लिखा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ही करता हूँ, बट मान लीजिए मैं ब्रैकेट लगाना भूल जाता हूँ, जो भी हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं। ये धीरे धीरे आप समझेंगे कहाँ पर क्या लगाना है, सिंटेक्स पे ध्यान नहीं देना है, समझना यह है कि सिंटेक्स क्या है। तो मान लीजिए कोई लिखता है अलर्ट, सिंटेक्स क्या बला है, बस ऐसे डायरेक्टली लिखता है, एंटर दबा देता है। देखिए क्या बोल रहा है ये बोल रहा है अनकॉट सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड स्ट्रिंग। अगेन ये धीरे धीरे आपको मैसेजेस भी समझ आने लगेंगे। अभी यहाँ पर हमको क्या समझना है, यहाँ पर बस हमको ये समझना है, बोल रहा है भाई सिंटेक्स एरर हो गई है, यानी आपकी बात में नहीं समझ पा रहा हूं। तो कंप्यूटर कितना देखिए डम है कि बस ये 2 ब्रैकेट हट जाने से वो उसने हमारी बात को ही समझना बंद कर दिया। बोल रहा है भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे लड़का समझ गया पूरा गलत स्ट्रक्चर होने के बाद भी कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे हम छोटे बच्चे की बात समझ जाते हैं, कुछ भी वो अनाप शनाप छोटे छोटे शब्द बोलता है फिर भी हम समझ जाते हैं। कंप्यूटर को अगर आप हल्का सा भी इधर उधर करेंगे तो बोलता है मेरे को बात समझ नहीं आई भाई, आप एग्जैक्ट सिंटेक्स फॉलो करोगे तो मैं आपकी बात समझूंगा। तो सिंटेक्स समझ आना चाहिए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ हमारा लैंग्वेज की जो चीजें हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हुए उसको क्या बोलेंगे? सिंटेक्स बोलेंगे। अब हम जल्दी से ये देखेंगे कि हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को जो यूज करते हैं उनका क्या मतलब है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट किस चीज का पार्ट होते हैं? हमारे क्लाइंट साइड का पार्ट होते हैं, फ्रंट एंड का पार्ट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेब डेवलपमेंट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं वेब डेवलपर बनना है, फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। उसका क्या मतलब है? आपको CSS सीखना होगा, आपको HTML सीखना होगा, आपको जावास्क्रिप्ट सीखना होगा। ये मिनिमम हमारा क्राइटेरिया है। ये 3 सीखकर आप ये बोल सकते हैं कि मैं एक अच्छा वेब डेवलपर बन गया हूँ। और यहाँ पर क्या है, अगर आप मान लीजिए सीख रहे हैं जावा और पाइथन और उसमें सर्वर साइड की कोडिंग करते हैं तो इसको बोलते हैं सर्वर साइड या बैकएंड। और जो ऐसा कोई महानुभाव हो, जो ऐसी कोई हस्ती हो जिसको ये दोनों चीजें आती हों, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, यानी उसको फ्रंट एंड स्टैक भी आता है और बैक एंड का स्टैक भी आता है, तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक। जैसे आजकल बहुत सारे एग्जांपल्स आपने सुने होंगे, कैसे नाम सुने होंगे? मर्न स्टैक, यानी इसमें देखिए डेटाबेस भी है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, ये हमारा फ्रेमवर्क होता है, ये भी है। ये फ्रंट एंड का दूसरा रिएक्ट फ्रेमवर्क, ये मान लीजिए जावास्क्रिप्ट है, और क्या है, नोड है जो हमारे सर्वर को चलाता है। तो जो इन सब में काम कर पाए उसको क्या बोलते हैं? फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। तो बस जल्दी से इंट्रोडक्शन देना चाहते थे कि आपको इन टर्म्स का मतलब समझ आए, फ्रंट एंड का क्या मतलब है, बैक एंड का क्या मतलब है, क्लाइंट साइड का क्या मतलब है, सर्वर साइड का क्या मतलब है। ये सारी बातें आपको समझ में आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। यानी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हम क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड पढ़ रहे हैं। और हम किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि हम बहुत अच्छे क्या बन पाए, ये देखिए वेब एप्लीकेशन डेवलपर बन पाए। ठीक बात है। जो बच्चा अच्छा वेब एप्लीकेशन डेवलपर बनना चाहता है ना, वो एक बार कमेंट करके जरूर बताएगा कि हमारी सारी की सारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और क्या करें, वीडियो को जरूर कर दें क्या, लाइक। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम ब्राउजर के रोल के ऊपर। अगेन जल्दी से समझते हैं ब्राउजर कर क्या रहा है यार, ब्राउजर क्या करता है, मैं क्यों ब्राउजर यूज करता हूँ। ब्राउजर देखिए सिर्फ एक काम करता है, वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको करता है डाउनलोड। उसके बाद एक प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं रेंडरिंग, और हमको दिखा देता है वेब पेज। यानी जब हम दबाते हैं google.com, तो गूगल से भाई हमको ये पेज बनकर नहीं आ रहा है जो आपको हम यहाँ पर दिखता है, ये सब ब्राउजर कर रहा है। ब्राउजर क्या करता है, google.com के सर्वर पर जाता है, सर्वर से जाके बोलता है भाई कोई कह रहा है गूगल करना है, दे दो सामान जो जो आपके पास है। वो क्या क्या निकाल के देता है, वो निकाल के देता है HTML की फाइल्स, वो निकाल के देता है CSS की फाइल्स, वो निकाल के देता है जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। उन सारी फाइल्स को ब्राउजर कर लेता है डाउनलोड अपने पास, और उन डाउनलोडेड फाइल्स को उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, जिसको क्या बोला जाता है, रेंडरिंग बोला जाता है। और रेंडर करके आपको क्या दिखाता है, बहुत अच्छा सा वेब पेज दिखा देता है। उसके बाद क्या क्या का वो काम करता है, आपके क्लिक्स को हैंडल करना, कंटेंट को रिलेटेडली अपडेट करना, आप कहाँ क्लिक कर रहे हो, कहाँ टाइप कर रहे हो, फाइल्स को लोड करना, ये सब काम कौन करता है, ब्राउजर करता है। तो ब्राउजर आपको समझ आना चाहिए, कुछ मैजिक नहीं हो रहा है, फाइल्स को डाउनलोड करता है और रेंडर करके आपको दिखा देता है। ठीक बात है। एक बार जल्दी से बस जो लोग हमारी HTML CSS की वीडियो पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छे, उन्होंने देखा होगा, पर क्विकली देख लेते हैं कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या है। देखिए HTML का क्या मतलब होता है, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई। सर मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ एक वेब पेज का जो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है उसको क्या बोलते हैं, HTML बोलते हैं। यानी अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बना रहा हूँ, एक गाड़ी बना रहा हूँ, तो HTML क्या करेगा, उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। ये देखिए जैसे क्या है, यहाँ पर ये पूरी गाड़ी का फ्रेम बना हुआ है, फ्रेम में क्या है, कहाँ टायर लगने वाला है,
कहाँ हुड लगने वाला है, कहाँ शीशा लगेगा, कहाँ दरवाजे होंगे, कहाँ डिग्गी बनेगी। इसने क्या किया, फ्रेम ने पूरे के पूरे गाड़ी का जो है स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। क्या गाड़ी दिखने में अच्छी है? अभी नहीं। क्या गाड़ी चल पाएगी? नहीं। बट स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया है कि कौन सी चीज कहाँ आने वाली है। यही काम करता है HTML। HTML सिर्फ पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देता है, कहाँ टेक्स्ट आएगा, कहाँ इमेजेस आएंगी, कहाँ लिंक्स आएंगे, कहाँ अलग अलग चीजें होंगी, क्या चीज किसके अंदर होगी। मान लीजिए यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, भाई ये शीशा किसके अंदर है, इस पूरे दरवाजे के अंदर है, दरवाजा किसके अंदर है, गाड़ी के अंदर है। तो इस तरह से पूरी हिरारकी बनाना, हिरारकी मतलब क्या चीज किसके अंदर है ये सेट करना, ये कौन करता है, HTML करता है। HTML देखिए हमारे इस JS कोर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। अगर आपको बेसिक HTML आता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपको बिल्कुल HTML नहीं आता है तो हमने देखिए 4 घंटे की एक ये वीडियो बनाकर पूरा का पूरा HTML कवर किया है विद प्रोजेक्ट नोट्स सबके साथ। तो अगर आपको बिल्कुल HTML नहीं आता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जाके हमारी ये वीडियो देखें और HTML में क्या बन जाएं, मास्टर बन जाएं। इन सब का लिंक आपको कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो साथ ऊपर आई बटन आ रहा है यहाँ पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ये हुई बात HTML। अब देखते हैं CSS की फुल फॉर्म क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। फुल फॉर्म का क्या करना है सर, मतलब क्या है। CSS क्या करता है, लुक एंड फील बनाता है वेब पेज की। यानी अगर हम गाड़ी का फिर से एग्जांपल लें तो गाड़ी में जो इंटीरियर होना है, कहाँ कौन सा कलर लगेगा, कहाँ कौन सा मटेरियल लगेगा, क्या चीज कितनी सुंदर दिखेगी, खराब दिखेगी, पूरी गाड़ी का जो लुक एंड फील डिफाइन कर रहा है वो क्या हुआ, इंटीरियर हुआ। इसी तरह से वेब पेज का जो लुक एंड फील डिफाइन करता है वो क्या होता है, CSS होता है। यानी स्पेसिफिक टेक्स्ट कितना बड़ा होगा, छोटा होगा, किस तरह का फॉन्ट इस्तेमाल होगा, है ना, क्या कलर होंगे, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, क्या चीजें उड़ उड़ के आएंगी, एनिमेशन, ये सब क्या होता है, ये सब काम होता है CSS का। यानी पूरे वेब पेज के लुक एंड फील को डिफाइन करना। वेबसाइट आपको अच्छी लगे, कोई वेबसाइट आप देखें, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट देखें, Amazon वेबसाइट देखें, आपको लगे क्या वेबसाइट है, तो वो जो पूरे लुक एंड फील का काम हुआ वो किसने किया, CSS ने। CSS किसके ऊपर काम करता है, HTML के ऊपर ही काम करता है। HTML ने जो स्ट्रक्चर डिफाइन किया उसी के लुक एंड फील को जो इंप्रूव कर रहा है वो कौन है, CSS है। कलर्स को डिफाइन करना, फॉन्ट्स को डिफाइन करना है ना, अलग अलग सेलेक्टर्स के बेस पे। सेलेक्टर क्या है हम आगे चल के अभी देखेंगे। देखिए CSS भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जावास्क्रिप्ट के लिए। CSS अगेन हमने एक पूरा 7 घंटे के वीडियो में कवर किया है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमने मिंत्रा की पूरी वेबसाइट का लुक एंड फील का क्लोन प्रोजेक्ट किया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, बहुत ही आसान था। जो लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से भी पढ़ा है वो यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो अगर आपको बेसिक CSS आती है अगेन तो मैं बोलूंगा आप कंटिन्यू कर सकते हैं ये वीडियो। बेसिक HTML CSS आती है, अगर बिल्कुल नहीं आती है तो पहले थोड़ा सा जरूर पढ़ लें, ठीक बात है। वैसे बेसिक रिवीजन हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक बार। अगर आपने बहुत पहले पढ़ी थी तो भी चल जाएगा, हम रिवीजन करके जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगर पहले बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो एक बार हमारी इन वीडियोस पे क्लिक करके जरूर देखें। इसके बाद देखते हैं, हम समझते हैं जो हमारे काम की बात है। भाई ये वीडियो में हम आए क्यों, ये कोर्स हम ले क्यों रहे हैं, हम कोर्स ले रहे हैं जावा स्क्रिप्ट के लिए। जावा स्क्रिप्ट का क्या मतलब है, देखिए पहली बात तो ये समझने की है कि जावा स्क्रिप्ट का जावा से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि हमने जावा थोड़ी पढ़ी है, जावा स्क्रिप्ट उसी तरह से होगी, इन्होंने सिर्फ जावा का नाम इस्तेमाल किया है और जावा स्क्रिप्ट का जावा से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक बात है। हम अब जावा स्क्रिप्ट क्या करती है, जावा स्क्रिप्ट एनेबल करती है पेज में इंटरएक्टिविटी। यानी अगर हम दोबारा से अपनी गाड़ी के एग्जाम्पल पर जाएं तो जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट है गाड़ी का इंजन। अब भाई आपने गाड़ी का स्ट्रक्चर भी बना दिया, आपने गाड़ी का लुक एंड फील भी दे दिया, बट गाड़ी अगर चलेगी ही नहीं तो किस काम की है। तो जो सिर्फ HTML CSS का जो काम है वो है वेब पेज को बनाना और सुंदर दिखाना। बट वेब पेज एक्शनेबल नहीं होगा जब तक आप उसमें जावास्क्रिप्ट ऐड नहीं करेंगे। जावास्क्रिप्ट ऐड करने से क्या होता है, इंटरएक्टिविटी। यानी बटन पर क्लिक कर क्या होना चाहिए, जैसे हमने शुरुआत में एग्जांपल देखा, अलर्ट पॉपअप्स कैसे आएंगे, है ना, आप क्या कहां पर कुछ टेक्स्ट एंटर करेंगे, आप मान लीजिए इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो स्क्रॉल करके क्या होगा, स्वाइप करके क्या होगा, ये सब काम किसका है, ये सब काम है जावास्क्रिप्ट का। और उसके बाद यूजर के एक्शंस पे कंट्रोल लेना। यानी मान लीजिए गाड़ी का अगर दोबारा एग्जांपल ले रहे हैं तो क्लच दबाने से क्या होगा, एक्सेलरेटर दबाने से क्या होगा, गियर लगाने पर क्या होगा, स्टीयरिंग घुमाने पर क्या होगा, यूजर के एक्शन के हिसाब से चीजों को चेंज करना, वेब पेज को चेंज करना यहाँ पर। यानी आप कब कहां क्लिक कर रहे हैं, कब क्या खोल रहे हैं, क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, उस सब का जो मैनेजमेंट है वो क्या करेगा, JS करेगा। यानी एक तरह से आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट का दिल है, आपकी गाड़ी का इंजन है। सबसे इंपॉर्टेंट काम यही करता है। देखिए सर्वर से उसके अलावा डेटा भेजना, सर्वर से डेटा लेके आना, तो इस पूरी की पूरी कहानी का जो हीरो है वो कौन है, जावास्क्रिप्ट है। तो अगर आपने HTML CSS सीख लिया है तो जावास्क्रिप्ट के बाद बेहतरीन वेबसाइट्स क्या कर पाएंगे, बना पाएंगे। एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं जो हम थ्योरी पार्ट इसमें कवर कर रहे हैं, क्या जावास्क्रिप्ट की एक स्पेशल चीज है। क्या जावास्क्रिप्ट देखिए इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई है एज अ लैंग्वेज कि बहुत लोगों को लगा जावास्क्रिप्ट में ये कमी है या ये मेरे को चीज अच्छी नहीं लगती, तो इसके अलग अलग वर्जन बना देते हैं। तो आपने नाम अगर सुने हो, कॉफी स्क्रिप्ट करके लैंग्वेज होती है, टाइप स्क्रिप्ट आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे वेरिएशंस बने हैं जावास्क्रिप्ट के। बट ये सब क्या होते हैं, ये सब ट्रांसपाइल होते हैं किसमें, वापस आपके जावास्क्रिप्ट के कोड में ही। इवन मॉडर्न जावास्क्रिप्ट की जो सिंटैक्स है, ECMAScript बोलते हैं उसको, आगे चल के आप देखेंगे वो भी क्या होता है, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ब्राउजर बना रहा है उसको मेहनत नहीं करनी है, ब्राउजर सिर्फ क्या चलाएगा, ब्राउजर सिर्फ जावास्क्रिप्ट चलाएगा। आप अपना कोड चाहें तो टाइपस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, कॉफी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, रिएक्ट में लिख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां आप ये लिख सकते हैं। रिएक्ट जैसे फ्रेमवर्क हुआ, लैंग्वेज नहीं हुई, बट आप ये सब लिख सकते हैं। बट ये फाइनल कोड कन्वर्ट किस चीज में हो जाता है, जावास्क्रिप्ट में सारा का सारा कोड कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ बस बेसिक डिफरेंस हमको क्या समझना है, ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, ट्रांसपाइल हो रहा है। मतलब क्या है, देखिए कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, यानी एग्जीक्यूटेबल कोड में, उसको बोलते हैं कंपाइलिंग। ट्रांसपाइल क्या करता है, ट्रांसपाइल कोड को, एक लैंग्वेज के कोड को दूसरे लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर देता है। यानी आप टाइपस्क्रिप्ट में जब कोड लिखेंगे, फाइनली टाइपस्क्रिप्ट को वो किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देगा। यानी उसने मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं किया, एक ही ह्यूमन लैंग्वेज से दूसरे ह्यूमन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट किया। ह्यूमन लैंग्वेज मतलब जो हम जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, यानी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। बहुत सारे लोगों ने अगर सुना हो, जैसे एंड्रॉइड के लिए आजकल कौन सी नई लैंग्वेज यूज होती है,
कॉटलिन यूज होती है। कॉटलिन भी पहले क्या करती थी, कॉटलिन अपने कोड को काय में कन्वर्ट करती थी, जावा के कोड में कन्वर्ट करती थी, फिर उसके अलावा बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करती थी। इसी तरह से यहाँ पर भी ये लैंग्वेजेस क्या है, ये फाइनली किस चीज में कन्वर्ट होती है, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट होती है। देखिए जावास्क्रिप्ट का नया वाला सिंटैक्स है, ये हम सिंटैक्स देखेंगे किस तरह से ऐसे फंक्शंस को लिखा जाता है, कोड को लिखा जाता है। ये भी क्या करता है बाद में नॉर्मली इसको नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी आप नए फीचर्स लेकर आ रहे हैं, नए फ्रेमवर्क्स लेकर आ रहे हैं, ब्राउजर को बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। ब्राउजर बेचारा नॉर्मल जो प्योर शुद्ध वाली जावास्क्रिप्ट होता है सिर्फ उसको समझता है, वो चलाता है। उसके अलावा आपका जो मन करे उसको बनाए और बाद में उसको ट्रांसपाइल करके क्या कर दें, जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दें। ठीक बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है वो हो गया खत्म। जल्दी से देखते हैं हमने क्या क्या देखा। हमने देखा जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली कंसोल में हम चला सकते हैं, अलर्ट चलाकर देखे, मैथ चलाकर देखा, है ना, वो हमने यहाँ पर चलाकर देखा। उसके अलावा क्या मेन किया, डॉम मैनिपुलेशन किया, यानी हमने HTML को पूरे के पूरे पेज को रिप्लेस करके देखा। हमने जो CSS है हमारी उसको चेंज कर देखा। हमने अलर्ट जो हमने क्लिक किया, यानी हमने एक्शंस को भी करके देखा कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट से पूरा का पूरा पेज हैंडल कर सकते हैं। क्रोम एक्सटेंशंस का हमने मतलब समझा और ये देखा कि ये सब पॉसिबल है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने मतलब समझा, सिंटैक्स देखा कि सिंटैक्स का क्या मतलब होता है, और HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की जो तिगड़ी है, ये तीनों मिलकर किस तरह से काम करते हैं, एक साथ किस तरह से चलते हैं, ये देखा। और इन तीनों का क्या क्या काम है, क्या क्या जरूरत है हमारे एक अच्छा वेब डेवलपर बनने के लिए, हमने ये समझा। तो चलिए जल्दी से एक छोटी सी एक्सरसाइज यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, क्या प्रैक्टिस सेट एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि हमको समझ आए कि इसमें जो हमने ये सब किया है ये सब हमको कुछ समझ भी आया या नहीं आया। तो 4 टास्क हैं छोटे छोटे। क्या टास्क हैं, पहला टास्क देखिए, पहला टास्क क्या है, यूज एन अलर्ट टू डिस्प्ले गुड मॉर्निंग। हमको अलर्ट से क्या करना है, गुड मॉर्निंग डिस्प्ले करना है। तो चलिए वापस अपने ब्राउजर की तरफ चलते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हम बेस पे आ जाए ना, सब कुछ क्लियर हो जाए। देखिए दोबारा से गूगल खोल लिया है, पेज एकदम क्लीन है। क्या टास्क था, अलर्ट में क्या दिखाना है, गुड मॉर्निंग दिखाना है। अगर आप चाहें तो एक बार वीडियो पॉज करें जब हम इस स्क्रीन पर हैं, और ये सारे के सारे टास्क एक बार अपने आप एग्जीक्यूट करके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, अलर्ट करूंगा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर आते हैं, क्या लिखेंगे, अलर्ट। अभी आपको सिर्फ जो हमने सिंटैक्स लिखा है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है, समझना नहीं है, सिर्फ जो चीज है उसको समझना है कि हम ये कैसे कर रहे हैं। सिंटैक्स आपको धीरे धीरे सब समझ आने लगेगा। तो अलर्ट में हम क्या बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग। मैंने अलर्ट गुड मॉर्निंग लिखा, एंटर दबाया, तो देखिए क्या हुआ, google.com सेज गुड मॉर्निंग। तो हमारा ये अलर्ट बनकर पूरा का पूरा आ गया है। ओके, यानी पहला टास्क मेरा हो गया पूरा, छोटा सा एकदम टास्क था। उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले और नेम में ना पॉपअप। देखिए काम सेम ही है, बट मैं आपको यहाँ ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलर्ट पॉपअप ये सब एक ही चीज है। अब आपको यहाँ क्या करना है, नाम डिस्प्ले करना है। तो फिर से क्या करते हैं, अलर्ट लगाते हैं, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम है प्रशांत। ठीक है, मैंने लिखा प्रशांत, एंटर दबाया। देखिए इस बार क्या हुआ, अलर्ट में मेरा क्या आ गया, नाम आ गया प्रशांत। तो ये वाला भी टास्क मेरा क्या हो गया है, पूरा हो गया। तीसरा क्या करना है, ये 2 कैलकुलेशंस मेरे को कंसोल में परफॉर्म करनी है। क्या, 75 माइनस 25। मैथ कैसे करते हैं, डायरेक्टली आके बस लिख दीजिए 75 माइनस 25, एंटर दबाया, 50 आ गया, बिल्कुल सही कैलकुलेशन हुई। दूसरा क्या है, 3 + 3 - 5। तो 3 + 3 किया, -5 किया, आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। मेरा आंसर जो है वो 1 आ गया है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट देखिए क्या है, लास्ट टास्क थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या बोल रहा है, फेसबुक पेज पर जाइए और उस पेज का पूरा का पूरा कंटेंट कैसे चेंज कर दीजिए, आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, आई एम लर्निंग जेएस। तो चलिए जल्दी से यहाँ क्या खोल लेते हैं, हम खोल लेते हैं facebook.com। ठीक है, लॉगिन नहीं करेंगे ऑब्वियसली। देखिए facebook.com खुल गया है। देखिए क्या बोल रहा है, स्टॉप, या यहाँ से आप छेड़छाड़ मत करिए। पर देखिए हम तो छेड़छाड़ जरूर करने वाले हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, हम अपना जो हमको लिखना है वो लिखेंगे। क्या, डॉक्यूमेंट, पूरा टेक्स्ट कैसे चेंज किया था हमने, डॉम मैनिपुलेशन में, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर HTML। ठीक है, ये हमने लिख लिया, इक्वल टू, क्या हमको टेक्स्ट लिखना था, आई एम लर्निंग जेएस यानी जावास्क्रिप्ट। देखिए मैं जैसे ही इसको एंटर दबाता हूँ क्या हुआ, पेज को थोड़ा कर लेता हूँ बड़ा, पर देखिए पूरे पेज का कंटेंट फेसबुक पेज facebook.com पर क्या लिखा आ रहा है, आई एम लर्निंग जेएस। ठीक बात है। तो हमारे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट हो गया कंप्लीट। अभी बहुत छोटा पड़ा है तो छोटा प्रैक्टिस सेट करेंगे, धीरे धीरे बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हुआ हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंट्रोडक्शन हमको समझ आ गया है। अब बहुत सारे धमाकों के साथ स्टार्ट करते हैं क्या, अपना अगला चैप्टर, जिसका नाम क्या है, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। ठीक बात है, नंबर्स एंड स्ट्रिंग्स। तो अब ये समझेंगे कि बेसिक टाइप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं। अभी दिमाग नहीं लगाना क्या मतलब है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और ऑपरेटर्स का ऑर्डर क्या होता है, किस कितने तरह के हमारे पास नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, है ना, ये सब हम इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन आपका देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे अभी जो हम कर रहे थे कंसोल में, कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या क्या हमने ऑपरेशंस यूज किए। हमने यूज किया प्लस यानी एडिशन, माइनस यानी सब्सट्रैक्शन, स्टार यानी या एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लिकेशन, और स्लैश माने डिवाइड यानी डिवीजन। ये 4 तो ऑपरेटर हम यूज करके आए। एक 5वां ऑपरेटर भी आप लोगों में से अगर कुछ ने पढ़ा हो जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है, जो क्या होता है, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का क्या क्या काम होता है, मॉड्यूलस देता है रिमाइंडर। यानी अगर मैं 5 को करूं डिवाइड 2 से, तो आंसर क्या आना चाहिए। अगर आप 5 को 2 से डिवाइड करते हैं और आप सिर्फ नंबर्स जानते हैं, यानी आप डॉट वॉट लगाना नहीं जानते, फ्रैक्शंस आपको नहीं पता, तो 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे आइडियली आना चाहिए 2.5, बट फ्रैक्शंस मुझे समझ नहीं आता, अब मैं छोटा बच्चा हूं तो क्या होगा, आंसर आएगा 2। बट रिमाइंडर क्या आएगा, जब हम बचपन में डिवाइड करते थे कैसे, ऐसे एक पूरा बनाते थे, 5 लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखेंगे यहाँ पर, तो कैसे लिखते थे, ऊपर लिखेंगे 2, यहाँ जाएगा 4, स्लैश लगाएंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। ये जो मेरा 1 रिमाइंडर बचा है, ये 1 क्या देता है, मॉड्यूलस देता है। यानी आप किसी भी नंबर में अगर हम लिखेंगे 5 मॉड्यूलस 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए मैं लिखूं 5 मॉड्यूलस 3, तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, अगर मैं 5 को करूं डिवाइड, अगर मैं 5 को करूं डिवाइड किस चीज से, 3 से, तो 3 1 जा
3 ऐसे पढ़ते थे ना टेबल बचपन में, 3 1 जा 3 बचा क्या 2 रिमाइंडर, यानी ये मेरा आएगा डिवाइड करके। अगर मैं लिखूंगा 5 डिवाइड बाय 3 तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, बट अगर मैं 5 मॉड्यूलस 3 कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो मेरा रिमाइंडर है 2 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको पांचों अरिथमेटिक ऑपरेटर समझ आ गए हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको पता है क्या होता है, मॉड्यूलस भी यहाँ पर आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब हम सीधे चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ जंप कर देते हैं। हमने मेजर प्रोजेक्ट क्या बोला है, हम बनाएंगे फंक्शनल मंत्रा का वेबसाइट। तो अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मंत्रा का जो कार्ट होता है, मंत्रा का जो बैग होता है, उसमें देखते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्चुअली हो कैसे रही हैं। देखिए कैलकुलेटर तो बनाना हम सीख ही गए हैं, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लेवल पर लेकर जाते हैं और देखते हैं फाइनल हम कार्ट की कैलकुलेशन या बैग की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए अभी मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखाया है आपके नोट्स के लिए। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, एक एलन सॉली की क्या है, जीन्स है, ट्राउजर है, जो भी है ये हमने ऐड की है, और एक हमने गेस किसी कंपनी का बैग ऐड किया है। ठीक है, ये देखिए हमारा साइज दिखा रहा है, क्वांटिटी दिखा रहा है, धीरे धीरे देखेंगे इसको पूरा कैसे करना है। अभी हम किस चीज में इंटरेस्टेड है, अभी हम कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड है। देखिए क्या है, ये बोल रहा है जो ट्राउजर है कितने की थी, एक्चुअली 2499 रुपए की थी, यानी 2499 रुपीज की थी। इस पे 41% अभी क्या चल रहा है, ऑफ चल रहा है, तो इसका प्राइस क्या हो गया, इसका प्राइस हो गया 1474। उसके बाद इसी तरह बैग देखिए 15,599 का बैग है, भैया कान पकड़ लीजिए, 15,000 रुपए का बैग, उसके बाद उसमें रखने के लिए कुछ पैसे ना बचे, बट चलिए 15,599 का बैग है, सिर्फ 10% इस पर ऑफ चल रहा है। बैग कितने का मिला, 14,039 रुपए का, यानी 14,039 रुपीज का। उसका देखिए क्या हो रहा है, दोनों पर लग रहा है कूपन का डिस्काउंट, कूपन बाज बहुत होते हैं हमारे यहाँ पर, यानी चीज जब भी खरीदूंगा जब कूपन मिलेगा। देखिए यहाँ क्या हुआ, 1474 रुपए की पेंट पर, यानी 1474 रुपीज की पेंट पर 29 रुपी का कूपन डिस्काउंट लग गया, यानी यहाँ, और बैग पर कितना लग गया, 272 रुपीज का कूपन डिस्काउंट लग गया। तो अगर आप राइट साइड में आकर थोड़ा सा देखेंगे, मैं थोड़ा क्या करता हूँ, जो मेरी जो फोटो दिख रही है इसको हम कर देते हैं मूव, आपको दिख पाए कार्ड की कैलकुलेशन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टोटल एमआरपी कितनी है, टोटल एमआरपी चीज होगी थी 18,098, उस पर लगा डिस्काउंट ऑन एमआरपी कितना 2585, उसके बाद कूपन लगा दोनों पर, उसकी प्राइस क्या हुई 301 रुपए। गिफ्ट हमने कहा भाई इसको गिफ्ट की तरह भेजो, तो उसने कहा 25 रुपए गिफ्ट पैकिंग के मैं ऐड करूंगा, और एक कन्वीनियंस फीस भी मैं ऐड करूंगा जो 20 रुपए की होगी। आपका टोटल फाइनल अमाउंट बनेगा 15,257, यानी 15,257 रुपीज। तो ये हमने समझ लिया कार्ड की कैलकुलेशन कैसे हो रही है। अब इसको हम करके देखते हैं कहीं पर, अपने कैलकुलेटर पे। हमारा कैलकुलेटर क्या है, हमारा कैलकुलेटर है भाई जावास्क्रिप्ट की कंसोल। तो चलिए जल्दी से जाते हैं, यहाँ पर गूगल हमने खोल लिया है, देखिए कंसोल हमारा ऑलरेडी खुला हुआ है, यहाँ पर हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जो बेसिक मैथ है आपका 8th 9th 10th का जो मैथ है वो हम यहाँ पर यूज करना स्टार्ट करेंगे। और ये फाइनल हमारा काम क्या है, हमारे पास होना चाहिए 2499 का प्रोडक्ट एडेड है और 15,599 रुपीज का प्रोडक्ट एडेड है, और मेरे को फाइनल कार्ट अमाउंट अपना कैलकुलेट करना है। तो चलिए धीरे धीरे हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रोडक्ट की प्राइस क्या है 2499। तो सबसे पहले यहाँ आते हैं, लिखते हैं भाई मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट क्या है 2499, प्लस लगाया। दूसरा मेरा ऑपरेटर क्या है, दूसरा मेरा वो क्या है प्राइस 15,599। तो यहाँ हमने लिख लिया 15,599। देखिए अगर मैं सिर्फ इसको एंटर करूं तो क्या दिखा रहा है 18,098, जो क्या है मेरा टोटल एमआरपी है। तो देखिए टोटल एमआरपी का मेरे पास फॉर्मूला क्या हो गया भाई, दोनों के एमआरपी को ऐड कर दो, ये मेरा हो गया टोटल एमआरपी। और उसके बाद क्या लगा है, देखिए 41% ऑफ लगा है मेरी ट्राउजर के ऊपर, मेरी जीन्स के ऊपर। 41% ऑफ मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो देखिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरा प्राइस है मैं माइनस करूंगा 41% ऑफ सेम थिंग। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए अगर मैं क्या करूं, इसको वापस लिख लूं, मैं पहले वाले पर कंसंट्रेट करिएगा, इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको एकदम क्लियर नजर आए कि हम ये कैलकुलेशन कर क्या रहे हैं। 2499 है, इसका मेरे को 41% माइनस करना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ 41%, यानी 41 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सेम प्राइस मेरा अगेन 2499। ठीक है, ये मैंने कर लिया। इससे क्या हुआ 41% इसका माइनस हो गया। ये मैथ आपको समझ आ रहा है। 41 परसेंटेज को क्या करते हैं 100 डिवाइड कर देते हैं परसेंटेज को नंबर में कैलकुलेट करने के लिए। तो 41 बाय 100 किया, मल्टीप्लाई किया ओरिजिनल प्राइस से, ये मेरा डिस्काउंट कैलकुलेट हुआ। मेरे को फाइनल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो मेरा आ जाएगा फाइनल प्राइस। ठीक है, अभी के लिए मान लीजिए मैं ये हटा देता हूँ मेरा जो बैग है, तो देखिए मेरा जो ये खाली जो मेरी ट्राउजर है इसका प्राइस कितना आ गया 1474.41, यानी 1474 रुपीज 41 पैसा। देखिए 1474 ही आया है, पैसा को इसने यहाँ पर क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। इसी तरह दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या है 15,599, उसमें से कितना माइनस करना है, उसमें से हमको माइनस करना है 10%। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, फिर से करेंगे 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय, फिर से सेम करेंगे 15599। ठीक है, एंटर दबा देंगे। इसका प्राइस क्या आ गया 14,039 रुपीज एंड 10 पैसा। वन मतलब 10 पैसा। देखिए यहाँ पर स्पेसिंग आप देख रहे हैं, मैं कहीं पर स्पेस दे रहा हूँ ऑपरेटर के पास, कहीं पर नहीं दे रहा हूँ। आप लिबरल हो सकते हैं, इतना जावास्क्रिप्ट समझ जाता है, स्पेसिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसका प्राइस भी क्या आ गया 1439 रुपीज आ गया। तो हमने जो डिस्काउंट है वो हमने ठीक से कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब हमको देखना है कूपन डिस्काउंट। पहले वाले पर कूपन डिस्काउंट कितना लगा 29 रुपीज लगा। तो पहले वाले की कैलकुलेशन दोबारा ले आते हैं। ये मेरी थी पहले वाले की कैलकुलेशन, इसमें से 29 रुपीज मैंने माइनस कर दिया। कितना 29 रुपीज माइनस कर दिया।
और दूसरे वाला जो ये इसका मेरा प्राइस क्या आ गया 1445। और जो मेरा अगला है देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, कीबोर्ड पर एरो कीज यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है मेरी जो हिस्ट्री में मैंने लिखा है सब आते जा रहा है। तो एक बार दबाऊंगा तो पुराने वाला आएगा जो मैंने अभी लिखा था, दोबारा दबाऊंगा तो इससे पहले जो लिखा था वो आ जाएगा। तो ये मेरा आ गया था प्राइस फाइनल किस चीज का, बैग का। इसमें कितना डिस्काउंट मुझको मिला है, इसमें मुझको डिस्काउंट मिला है 272 रुपीज का। तो मैं डिस्काउंट माइनस कर दूंगा प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, ये मेरा आ गया बैग का प्राइस। अब अगर मेरे को फिर से देखना है कि फाइनल पे क्या करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा प्राइस था ये कहीं का था, बैग का, प्लस क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ से उठाकर कॉपी कर लेता हूँ। देखिए पूरा का पूरा ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी दबाया, कॉपी हो गया, वापस आकर पेस्ट कर दिया। यानी ये क्या हुआ, मेरा राइट साइड पर देखिए जीन्स का पूरा प्राइस है, जीन्स का एमआरपी, जीन्स का 41% डिस्काउंट और जीन्स का 29 रुपीज कूपन डिस्काउंट। इसी तरह से ये मेरा बैग का प्राइस, बैग का 10% डिस्काउंट और बैग का कूपन डिस्काउंट। ये जब मैं पूरा लिखकर एंटर दबाऊंगा तो मेरी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 15,212 रुपीज एंड 51 पैसा। ठीक बात है। अब ये तो हुआ मेरा कूपनबाजी जो मैं बोल रहा हूँ, मेरी कूपन कितने लग गए, डिस्काउंट कितना हो गया, ये तो सब हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, देखिए हमने डिस्काउंट और एमआरपी देख लिया और हमने कूपन डिस्काउंट देख लिया। अब हमको क्या करना है, हमको गिफ्ट रैपिंग चार्जेस ऐड करना है, कितना, 25 रुपए। तो अब ये जो मेरा फाइनल प्राइस आया है इसी में और प्लस लगा के क्या कर देंगे, 25 रुपीज यहाँ पर ऐड कर देंगे। और उसके बाद मेरे को क्या ऐड करना है, मेरे को ऐड करना है कन्वीनियंस फीस, जो कितनी होगी, 20 रुपीज होगी। तो मैंने इसमें एक और फीस ऐड कर दी जो हुई मेरी 20, जो क्या हुआ, कन्वीनियंस फीस हुआ। मैं एंटर दबाऊंगा, फाइनल प्राइस क्या आया, 15,257 रुपीज 51 पैसा। मैं वापस आता हूं, देखिए एक्जैक्टली यही है जो मेरा फाइनल टोटल कार्ट वैल्यू था, यानी 15,257 रुपीज। इसने क्या किया, पैसा को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में धीरे धीरे जो सिर्फ पैसा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो इसने इसको राउंड अप भी नहीं किया, वरना क्या होता है 50 पैसे से ज्यादा होता है तो क्या कर सकता था, इसको ये बोलता भाई 58 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। बट मिंत्रा ने क्या किया, मिंत्रा ने उसको इग्नोर कर दिया और बोला आप बस मुझे 15,257 रुपीज दे दीजिए। तो यहाँ हमने थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लेक्स में इसको हम लेकर गए, हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को अच्छे से यहाँ पर यूज किया और फाइनल कार्ट वैल्यू हमने मिंत्रा का कैसे कैलकुलेट किया है, बैग वैल्यू, ये आपको समझ आया होगा। जब हम मिंत्रा प्रोजेक्ट करेंगे एंड में पूरा का पूरा, तो एज इट इज वहां पर यूज होने वाला है। पर देखिए अभी क्या है, ये कैलकुलेशन बड़ी ही अजीब सी हो गई है यहाँ पर। अगर हम किसी को कैलकुलेशन दें तो उसको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्या पहले चल रहा है क्या बाद में चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं दिखा रहा हूँ 15,599, ये एक्चुअली यहाँ पर हमने परसेंटेज कैलकुलेट किया है। अब ये -272 है, क्या ये 272 अगर पहले माइनस हो जाता तो मेरा फॉर्मूला गलत नहीं हो जाता, बिल्कुल गलत हो जाता। तो ये हम किस तरह से करेंगे, या ये किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, ये पहले क्या एग्जीक्यूट करता है, पहले डिवाइड मल्टीप्लाई करता है या प्लस माइनस करता है। तो जब हम छोटे थे मेरे दोस्तों, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी स्कूल में, जब बहुत छोटे थे तो क्या पढ़ाते थे, बॉड मास पढ़ाते थे। बॉड मास का क्या मतलब होता था, ये बच्चे याद कर लिया करते थे बॉड मास के नाम से, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। यानी जब भी हमको एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन मिलता है मैथ का, तो उसमें सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट को एग्जीक्यूट किया जाता है, उसके बाद ऑर्डर्स को, यानी अगर कोई पावर वाली चीजें हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। यानी अगर मैं वापस आकर देखूं, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर मैं वापस आकर देखूं तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, सबसे पहले डिवाइड, यानी सबसे पहले इसने 10/100 किया होगा, और कोई डिवाइड है क्या, फिर 41/100 किया होगा, डिवाइड खत्म हो गया। देखिए ब्रैकेट तो भी हमने यूज करना स्टार्ट किया ही नहीं है, ब्रैकेट या एक्सपोनेंट तो वो तो यहाँ पर है ही नहीं। सबसे पहले डिवाइड करेगा, फिर सारे मल्टीप्लिकेशन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सारे एडिशंस को एग्जीक्यूट करेगा और फिर सारे सब्सट्रैक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ समझ आना चाहिए, कोई भी एक्सप्रेशन देखने के बाद देखिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, पेमडास भी होता है, यानी पेरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। देखिए डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों सेम ग्रुप में, आप इसमें कोई किसी को पहले किसी को बाद में कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह एडिशन सब्सट्रैक्शन में किसी को पहले किसी को बाद में कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने यहाँ पर इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसको पेमडास भी बोल सकते हैं आपने, अगर पेमडास के नाम से पढ़ा है। अगर आपने बॉडमास के तरह से पढ़ा है तो बॉडमास भी आप इसको बोल सकते हैं। बट हमको ये समझ आना चाहिए कि मैथ का कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जनरल स्पेशली जावास्क्रिप्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, तो वो इसी ऑर्डर में मेरी कैलकुलेशंस को एग्जीक्यूट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने यहाँ पर क्या पकड़ी है, ब्रैकेट्स भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हमको थोड़ी सी क्लैरिटी लानी है अपनी कैलकुलेशंस में, ताकि हम कंफ्यूज ना हो और कंप्यूटर भी कंफ्यूज ना हो, उसके लिए ब्रैकेट्स भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक लास्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस में, वो है डायरेक्शन। यानी ऑपरेशंस की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा लेफ्ट टू राइट होगी। यानी जब मैं आपको डिवाइड यहाँ पर करके दिखा रहा था तो मैंने कहा पहले 10/100 होगा, फिर
41/100 होगा। क्यों भाई, पहले 41/100 क्यों नहीं होगा? ये भी तो डिवाइड है, ये कोई सौतेला बच्चा है क्या? इसके साथ ऐसा भेदभाव क्यों? भाई ये बच्चा सौतेला नहीं है, ये सिर्फ राइट हैंड पर है। हम कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम कैलकुलेशन हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और स्कैन करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले कैसे? शिकारी कुत्ते की तरह पहले देखेंगे डिवाइड 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 कहाँ है, लेफ्ट टू राइट, जहां डिवाइड मिला डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, जहां मल्टीप्लीकेशन मिला मल्टीप्लीकेशन कर दिया, लेफ्ट टू राइट हम जाते रहेंगे, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ठीक बात है। अब मान लीजिए इस प्रॉब्लम को हम कर लेते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को देखेंगे कैसे। देखिए जब से मोदी जी आए हैं सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया? सबसे पहला काम उन्होंने किया था जीएसटी। जीएसटी का क्या मतलब है? जीएसटी का मतलब है भैया 18% टैक्स, कपड़ा है तो 5% टैक्स, अलग अलग चीजों पे जीएसटी अप्लाई कर दिया, आपको उस पर वो टैक्स लगाकर उसके बाद ही वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए हम ये मानकर चलते हैं, वैसे इसमें टैक्स जो है वो इंक्लूडेड होता है, बट अभी हम अपनी कैलकुलेशन के लिए मानकर चलते हैं, मान लीजिए इस पर मुझे 18% टैक्स ऐड करना है, यानी इस पूरे पर मुझे 18% टैक्स ऐड करना है। तो ये मैं कैसे करूंगा? अब देखिए कैलकुलेशन तो आप हमारी ऑलरेडी देख रहे हैं, इसमें 18% ऐड कैसे करें? अब या तो इसको दोबारा लिखा जाए, 18% इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए उसके लिए यूज होता है ब्रैकेट, यानी मैं पहले क्या काम कर सकता हूं, इसको वापस लाते हैं। देखिए थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, 10% यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं 559 का, इसको एक ब्रैकेट में लगा देते हैं। यानी हम ये बोल रहे हैं भाई इसमें से आपको इस पूरे को पहले एग्जीक्यूट करिए, यानी 10% डिस्काउंट कितना कैलकुलेट होता है पहले, ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर जो है पहले वो, ठीक है। तो ये पहले पूरे इसको एग्जीक्यूट करेगा, जो फाइनल वैल्यू आएगी उसके बाद इसके बाहर आकर देखेगा। इसी तरह से 41% पहले इसका एग्जीक्यूट करिए। तो मैं कह रहा हूं भाई इसका पहले 41% एग्जीक्यूट करिए, जब ये निकल जाए तब इसको मेन प्राइस में से आप माइनस करिएगा, तब उसके बाद ये कूपन डिस्काउंट आएगा। मान लीजिए उसके बाद एक ब्रैकेट हम यहां पर लगा देते हैं, यानी मेन प्राइस में से सबसे पहले जो परसेंटेज ऑफ चल रहा है ऑफर में, पहले वो कैलकुलेट करना, फिर कूपन डिस्काउंट लगाना। इसी तरह यहां पर भी यही कर सकते हैं, पहले ये करना, फिर कूपन डिस्काउंट लगाना, फिर पैकिंग चार्जेस लगाना, फिर कुछ और जो हमने सबसे लास्ट में देखा है, फिर ये हम लगाएंगे, ठीक बात है। तो ये हमको समझ आया कि ये पूरे के पूरे ब्रैकेट्स लगा के हम ये कैलकुलेशन को अपनी, देखिए आंसर अभी भी वही आया, बट अब क्लैरिटी है कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये एग्जीक्यूट होगा। अब कुछ केसेस में ये क्लैरिटी काम की भी है, यानी अब मान लीजिए मुझे टोटल पर लगाना है 18% जीएसटी, तो मैं आइडियली क्या कर सकता हूं, परसेंटेज में अगर आपको किसी चीज को ऐड करना है, किसी चीज को 10% बढ़ाना है, तो आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 110 डिवाइड बाय 100। तो मान लीजिए अभी मैं इसको एज इट इज करूं, मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं क्या करता हूं, पहले मल्टीप्लाई करता हूं 100 से, सॉरी हमको क्या करना है, 18% लगाना है, तो 118 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया 100 से। तो इससे क्या होगा, 18% इसमें ऐड हो जाएगा। इसको मैंने किया एग्जीक्यूट, मेरा कार्ड का वैल्यू क्या आ गया, 15,261। एक बार इसको जाकर मैच कर लेते हैं, क्या ये वैल्यू सही है? ये वैल्यू तो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 15,257, हमारी क्या आई 261। ऐसा क्यों आ रहा है भाई? एक्चुअली हमने जीएसटी तो लगाया नहीं है, बट इस पर अगर हम जीएसटी लगाकर भी देखें कैलकुलेट करके, तो ये तो नहीं आना चाहिए। एक बार हम पुरानी वैल्यू पे दोबारा लगाकर देख लेते हैं, यानी अगर मैं ये फाइनल अपने नंबर पर लगाता, 15,257 पर लगाता, सेम कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई बाय 118 डिवाइडेड बाय 100, तो आंसर क्या आता भाई? जीएसटी के बाद वैल्यू आनी चाहिए थी 18,003 रुपीज और 26 पैसा। जब हमारा आंसर क्या आया, जबकि हमने जो अभी यहाँ मल्टीप्लाई किया था, ये आंसर आया 15,261। देखिए गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि ये जैसे ही आपने एक्सप्रेशन दिया, इसने सबसे पहले क्या ढूंढे होंगे, डिवाइड। इसने यहाँ इसको डिवाइड किया, 100 को डिवाइड 118 को डिवाइड किया 100 से, तो आंसर क्या आ गया 1.18। उसने इसको 20 में ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी आपने सिर्फ जो कन्वीनियंस चार्ज था उसी पे जीएसटी लगाया, बाकी पूरे पे जीएसटी आप नहीं लगा पाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो मेरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन था उसमें हम ये बोल सकते हैं भाई यहाँ पर भी लगा दो 2 ब्रैकेट्स, यानी पहले ये पूरा का पूरा जो कार्ट वैल्यू है इसको एग्जीक्यूट कर लेना, जब इसमें से फाइनल वैल्यू आए उस पर लगाना 18% जीएसटी। अब जब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखिए मेरी वैल्यू क्या आई, वही निकल कर आई जो पिछली बार निकल कर आई थी। थोड़ा पैसे का डिफरेंस है, ये भी इसके बाद अभी हम समझेंगे ये वैल्यू को जो डिफरेंस है ये क्यों हो रहा है। पर देखिए 18,003 रुपीज ही मेरा फाइनल वैल्यू निकल कर आया। तो यहाँ पर उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा कि ब्रैकेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है और ब्रैकेट्स को हम कैसे यूज करते हैं, और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस मेरा क्या होता है कैलकुलेशन के टाइम पर। उसके बाद अब आते हैं, हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी मेरी जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप के नंबर्स। अभी आपने देखा हम दोनों एक्चुअली एक्सप्लोर कर चुके हैं, बस हम इसका मतलब देख रहे हैं। दो तरह के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं इंटीजर नंबर्स और एक होते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। अगर मैं इसकी मैथ टर्म की बात करूं जो हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है, तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको यहाँ पर क्या बोला जाता है कंप्यूटर साइंस की भाषा में, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो इंटीजर हुए और डेसिमल्स हुए, यानी इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर का क्या मतलब है, इंटीजर में क्या क्या हो सकता है, इंटीजर में हो सकते हैं नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर में हो सकते हैं होल नंबर्स। जीरो तो मेरा बेचारा है ही हर जगह, होल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे तो